अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मेरी कजिन की शादी है तो अपने मायके जा रही हूँ। तो इतना डीप नेक ड्रेस पहनकर जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं? अपनी काली ननद की बात सुनकर अंजलि कपड़े बदल लेती है और साड़ी पहनकर आ जाती है। दरअसल सलोनी काले रंग की थी, जिस वजह से उसे अपनी गोरी भाभी से हमेशा चिढ़ रहती थी और उसे हमेशा बुरा भला कहती रहती। हाँ, अब ठीक है। अच्छा रुको जरा, दिखाओ तो भाभी कितने पैसे डाले हैं आपने शगुन में। ये कहकर सलोनी अपनी भाभी के हाथ से शगुन का लिफाफा छीन लेती है। हे भगवान, 1100 रुपए! अरे मेरा भाई क्या पेट से तोड़कर लाता है ये पैसे? 500 रुपए बहुत हैं। और वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कैसे संस्कार है आपके मायके वालों के भाभी? सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलाया है, उसके ससुराल में और लोग भी तो रहते हैं। दीदी, माँ जी से बात हुई थी मम्मी जी की, तो माँ जी ने कहा था कि आप सब कल आएंगे। हाँ, आपकी माँ ने भी तो कौन सा प्यार से इनवाइट किया होगा, वो तो बस फॉर्मेलिटी ही कर रही होंगी, तभी माँ ने कहा होगा। अंजलि बेचारी चुपचाप अपने मायके चली जाती है। अगले दिन काली ननद सलोनी अपने माँ और भाई के साथ शादी में पहुँच जाती है और एक बार फिर उसकी चपड़ चपड़ वहाँ भी शुरू हो जाती है। हे राम भाभी, ये कैसा मेकअप किया आपने? एकदम ज़ॉम्बी लग रही हो आप। सफेद पुताई, थोपा हुआ चेहरा, आंखें लाल और नकली पलके लगाकर ना जाने कैसा हुलिया बना लिया आपने। आपको पता है, मम्मी भी आते हुए यही कह रही थी कि बहू ने पार्लर में पूरे 5000 रुपए खर्च कर लिए होंगे और फिर भी लग रही होगी एकदम बेकार। अपनी ननद की बात सुनकर अंजलि के चेहरे का सारा रंग उतर जाता है और वो शादी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अपनी भाभी के चेहरे की खुशी गायब देख सलोनी को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। फिर 3 दिन बाद अंजलि मायके से वापस आई तो लो आ गई। पूछो तो मजर आखिर क्या दिया इसके मायके वालों ने? जरूर कोई सस्ती सी साड़ी या सूट पकड़ा दिया होगा। हाँ, कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली हाथ ही भेज दिया ऐसे। गुस्से में अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अर्जुन भी वहाँ आ जाता है। अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तंग आ गई हूँ मैं सलोनी की चबड़ चबड़ सुनकर। इतने ताने तो मेरी सास भी मुझे नहीं देती। अंजलि, तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई हो। उसे तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दो और बल्कि उसी की भाषा में बोलना शुरू कर दो। फिर देखो कैसे वो 4 दिन में ना सुधर जाए। अर्जुन की सारी बात अंजलि को समझ आ गई थी। फिर अगली सुबह, अरे सलोनी दीदी उठो और ये चाय पियो और बताओ कि इसमें चीनी ठीक है, पत्ती ज्यादा तो नहीं डल गई और दूध सही मात्रा में है ना? अच्छा आपको पता है, सुबह से मेरी माँ का 4 बार फोन आ गया। अब उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फोन नहीं किया जाता। ओफो भाभी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? मुझे सोने दो। वो क्या है ना, आज आपने अभी तक टोका टाकी नहीं की तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। भाभी कैसी घटिया सी साड़ी पहनी है, आपके मायके वालों की दी हुई है क्या? और अभी तक खाना नहीं बना क्या? लगता है आज तो खाना खाने हमें लंगर में ही जाना होगा। अरे वाह, लंगर का खाना? दीदी फिर रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों साथ में चलेंगे और आप अपना ATM भी ले चलना। वो क्या है ना, आज आप मुझे अपने पैसों से शॉपिंग करवा दीजिए, वो भी ब्रांडेड कपड़ों की, ठीक है? हैं? यही से क्या हो गया? लगता है मेरा डर खत्म होता जा रहा है इसमें। अभी बताती हूँ इसे। भाभी ये क्या है? आपने ये चुटकी सा सिंदूर क्यों लगाया है? जरा ज्यादा लगा लेती तो प्रलय आ जाती क्या? हाँ? उसकी बात सुनकर अंजलि कमरे में जाती है और नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भर लेती है। अब ठीक है दीदी? ये देख सलोनी अपना माथा पीट लेती है। अब इसी तरह अंजलि ने उसकी हर बात का तोड़ करना सीख लिया, जिससे परेशान होकर कुछ ही दिनों में काली ननद सीधे रास्ते पर आ गई और उसकी चबड़ चबड़ बंद हो गई, जिससे घर में कलेश बंद हो गए और सब खुशी खुशी रहने लगे। रीति, नीति, प्रीति कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। रीति दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थीं और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, रीति कहाँ हो? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा।
माँ मैं हूं ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि काम नौकर चाकर करेंगे। पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो, मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी हमेशा। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ 3 भाई हो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या है जी, जल्दी बताओ। वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसीलिए शायद वो मान जाए। अच्छा, तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन श्याम किशोरीलाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की। किशोरीलाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और श्याम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थीं। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले। 1 मिनट रुको पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तो श्याम जी, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझाओ। पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरी लाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं, आप 3-3 बेटियां दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? अब आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं। बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा किशोरी लाल जी? अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरी लाल, है? अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे? मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर। करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मारकर बाहर निकाल देता इस गांव से, जूते मारकर। हाँ, तो हम जा रहे हैं। अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए, जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। विमल बेटा इधर आ। श्याम भाई बताओ कि आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। मुखिया जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती। मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगी या फिर शादी तो होगी बेटी, और इस लालची किशोरी लाल के सामने ही होगी। श्याम भाई मेरा एक ही बेटा है, और आपको अजीब लगेगा लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने जबान दे दी है, मैं अपनी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विमल के लिए मांगता हूँ। बताओ आपको मंजूर है? मुखिया की बात सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और प्रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गईं और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गई, और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली, और वो लड़का बन गया 3 बहनों का एक पति। और किशोरीलाल अपने 3-3 बेटों के साथ खाली हाथ वहां से बेइज्जत होकर चला गया।